आज की क्लास हमारी थोड़ी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लास है, लेकिन हम एक नया टॉपिक सीखेंगे विच इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स कोलिजन ओनली, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। क्या है ऑब्लिक कोलिजन? क्या पढ़ने वाले हैं हम? ऑब्लिक कोलिजन। नया टॉपिक है थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा आपको सीखने में। हालांकि नीट में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछते हैं तो काफी अच्छे से पूछ लेते हैं, है ना। ओके, हाँ अच्छा, कि मैं बीच में से तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। ऑब्लिक कोलिजन क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था, whenever there is a whenever there is an angle made by velocity before and after collision with line of impact, then such collisions are known as oblique collision. Then such collision is known as oblique collision. ठीक है बच्चों, ये मैंने पढ़ाया था। अब इससे भी और काम की बात मैंने करा रखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट। मोमेंटम हम किस किस का कंजर्व कर सकते हैं सर? इंडिविजुअल पार्टिकल, या बॉडी का, बोलो यार, या कंप्लीट सिस्टम का? यही पढ़ा रहे हो आप इतनी देर से। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है इन ऑल डायरेक्शन, बट नॉट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या ये बात 110% सही है? जहां पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट आई है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, बस इसी पेज में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तुम ये समझ गए, तुमसे सब बन जाएगा। जहां पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वहां पर इंपल्स आता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इंपल्स आता है, के अलोंग इंपल्स मिलता है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम इसके अलोंग कंजर्व नहीं रहेगा, बाकी तो किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है। कंप्लीट सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन as well as along line of impact। हाँ या ना बोलो? as well as along line of impact। इतना क्लियर है क्या? ये पढ़ा है हमने सबने। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें न्यूमेरिकल ऑब्लिक के करना सिखाऊंगा। बस लिखो इतना पहले सभी लोग जल्दी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टू पार्टिकल्स, टू बॉल्स, each of mass
2 kg and 4 kg are moving as shown. Find the velocity after collision along line of impact and also find the net velocity. इतना क्वेश्चन बिना डायग्राम के डायग्राम चलिए सॉल्व करते हैं 1 मिनट दे रहा हूं सब लोग दिमाग लगाओ चलिए ये सिचुएशन है इसमें डायग्राम बनाए बिना काम होने वाला नहीं है ठीक है तो ये हमारा डायग्राम है ये बॉडी जब मूव करेगी तो ये बॉडी बेटा जब मूव करेगी तुम खुद सोचो मूव करने के बाद क्या ये दोनों ऐसे जस्ट बिफोर कोलिजन डायग्राम बना रहा हूं मैं जस्ट बिफोर कोलिजन डायग्राम बना रहा हूं मैं क्या टक्कर के पहले ऐसी सिचुएशन होगी देखो सीखने वाला क्वेश्चन है ये है ना बिफोर कोलिजन हम अगर ध्यान से देखें ना सर तो ये है रेडियस और ये भी है रेडियस और सर ये हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी है सर मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट पढ़ा चुका हूं ना इम्पल्स इसी लाइन के अलॉन्ग मिलेगा सर आप कुछ भी कह लो क्लियर है क्या इतना सभी को अगर इम्पल्स इसी के अलॉन्ग मिलेगा तो ये कितना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो गया r ये कितना है r और r तो ये कितना हो गया थीटा sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse perpendicular अच्छा तो अगर सर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाए क्या बनाए हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाए तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ये तो रेस्ट पे है अच्छा ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है ओके ये वाला पार्टिकल चल रहा है ये पार्टिकल बिफोर कोलिजन यहां बना देते हैं अपन पॉइंट में बना रहे हैं पॉइंट डायग्राम ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री ये है 4 kg और ये है 2 kg एकदम क्लियर है सर
बिफोर कोलिजन। और दिमाग लगाओ, माना कम है पर क्या हुआ है, तो थोड़ा और दिमाग लगाओ। लेट्स टेक द कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा सर। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट ये भी तो होगा सर, कितना होगा ये 2√3। एक कंपोनेंट सर ये भी होगा, ये कितना होगा सर, इनिशियली वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी होगा ना सर दैट विल बी √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना बोलो, जो ग्रीन कलर से बनाया है समझ में आ रहा है सभी को? हर बार क्वेश्चन एक जैसे तरीके से नहीं होगा, इसलिए ये मत सोचना कि हम तरीका रट लेंगे। क्वेश्चन को समझो क्या चल रहा है। सर ने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इस बार ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर ये तो अच्छे किए, बड़ा मजा आया देख के। अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो, क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड टक्कर के बाद भी चेंज होंगे क्या? जो तुम्हें समझ में आए वो बोलना। ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये 1 मीटर पर सेकेंड टक्कर के बाद भी चेंज होंगे क्या बच्चों? तो बड़ा कर लेते हैं अपन डायग्राम। होंगे क्या? क्यों नहीं होंगे और क्यों होंगे? सर नहीं इसीलिए होंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है, इंपल्स तो ये ब्लैक वाली लाइन पे है। तो सर आप है ना बताएं, एक डायग्राम और बनाइए और लिखिए टक्कर के बाद भी, टक्कर होने के बाद भी एक वेलोसिटी तो रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी तो रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। जो कुछ भी होगा ना सर वो चेंज होगा, बन जाएगा, ये बन जाएगा v1 और ये बन जाएगा v2। बस यही निकालना है सर हमको, अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो। आफ्टर कोलिजन बोलो यार। क्लियर है क्या ये बात? देयर इज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू LOI। क्लियर सभी को? अब क्या करेंगे, नाउ डायग्राम तुम्हारे सामने है। नाउ कंजर्विंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम along LOI only। इसका मास कितना है सर? इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। ये मास में कोई चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ भी 4 kg था, यहाँ भी 2 kg था। तो यहाँ पे ये इतनी कहानी सभी लोगों को क्लियर है ना? मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। मोमेंटम में क्यों नहीं, फर्जी बातें मत कर अदिति, चांटा पड़ जाएगा तेज एकदम। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग इम्पल्स आता है, तो जो फटाका फूटा वो इम्पल्स यहाँ पे आया, और इस पूरे सिस्टम के लिए देखे तो वो इम्पल्स क्या हो गया, इंटरनल हो गया ना, तो नेट फोर्स क्या हुआ, 0, और नेट फोर्स 0 हुआ तो मोमेंटम कंजर्व। अरे बोलो यार, यही चल रहा है क्लास में। तो 2 इंटू 2√3, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, -4 इंटू √3 बराबर 2 इंटू V1 -4 इंटू V2। क्या ये इक्वेशन सबको लिखते बनी? अरे यार इतना भी मत डरो बेटा।
सर ये तो हो गया 0, तो 2v1 माइनस 4v2 इक्वल टू 0, तो 2v1 बराबर 4v2, तो v1 इज 2 टाइम्स ऑफ v2। एक रिलेशन यहां से ये निकल कर आ गया सर, एक रिलेशन यहां से ये निकल कर आ गया। तो पहली स्टेप ऑब्लिक कोलिजन के लिए हमेशा ये होना चाहिए कि आपको चेक करना है कि क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कहां कहां कर सकते हैं। एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कर सकते हैं पूरे सिस्टम का, तो अभी मैंने पढ़ाया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो आपके लिए होना चाहिए, कभी भी काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई नहीं करना है, हमेशा यूज करो ई का ऑप्शन क्या दिया है, ई की वैल्यू 1/3 दी है। ई का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, जहां v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई किसके अलोंग डिफाइन है, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके अलोंग डिफाइन है। अरे यार, क्लियर है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग डिफाइन है, मतलब u1 बन जाएगा ये, u2 बन जाएगा ये, और v1 v2 है ही, क्योंकि v2 ऊपर आ रहा है तो माइनस v2 माइनस ऑफ माइनस v1, ये प्लस होगा सॉरी, v1 नीचे है पॉजिटिव, v2 ऊपर है नेगेटिव, u1 माइनस u2, तो u1 कितना है हमारे पास में, u1 है 2√3 और u2 है √3, तो u1 2√3 माइनस ऑफ माइनस प्लस √3 इक्वल्स टू 1/3। यहां से अगर मैं देखूं तो v1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं, जैसे ही मैं v1 की वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस 2v2 अपॉन में √3 इंटू 3, 1/3। सॉल्व करने पे ये क्या आ गया, 3v2 3√3/3, ये गया इससे और ये जाके बन गया ये, तो वेलोसिटी ऑफ 2 क्या आ गई, 1/√3। क्लियर है क्या, वेलोसिटी ऑफ 2 क्या आ गई, अदिति समझ में आया, 1/√3। वेलोसिटी ऑफ 1 क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ 1 आ जाएगी 2/√3। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या दोनों आंसर क्लियर हुए अच्छे से सभी लोगों को। क्या ये नेट वेलोसिटी है, बिल्कुल शुभांशु 110% सही। अब देखो, ये पता लग गया तुम्हें, ये पता लग गया, ये पता लग गया, और ये पता है, तो बेटा जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, इधर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना। v1 फाइनल, v1 फाइनल क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और v1 कितना है हमारा, v1 का स्क्वायर मतलब 4/3 प्लस 4, दिस इज योर फर्स्ट आंसर जो भी आ रहा है। v2 फाइनल क्या होगा, √1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, v2 आया तुम्हारा 1/√3, तो 1/3 प्लस 1, दिस इज 2/√3। नेट वेलोसिटी 4 3 12 और 4 16, 4/√3 नेट वेलोसिटी। सर बहुत आसान था, लेकिन बस एक बार हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचानना आ जाए ना तो काम एकदम आसान हो जाता है। हाँ या ना बोलो सभी लोग, लिखो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचानना हर बार जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही कंजर्व करें, कोई दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो लिखो इतना फटाफट, जल्दी से लिखना है ना।
डन एवरीवन? ठीक है. So this is the question. Two particles A and B are placed on a frictionless table. If mass 1 kg moves with a velocity 10 meter per second towards a stationary particle B of mass 2 kg. After collision, both the particles move along 45 degree to the initial direction. Find the velocity after collision and the value of E. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व. रिप्लाई नहीं बेटा. डायग्राम ड्रॉ करेंगे. लेकिन सर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? यहाँ तो कोई जानकारी नहीं दी हुई है हमें. तो हम साइज को यहाँ पे कंस्ट्रेंट, मतलब हम साइज के बारे में, टेबल तो ऑफ कोर्स तुम वर्टिकल टेबल पे चलाओ जरा. 2 पार्टिकल, पागल सरी की बातें कर रहे हो. टेबल हॉरिजॉन्टल है फर्जी आदमी. अब हमें पता नहीं है टक्कर कैसी हुई है, कोई जानकारी नहीं. मेरे हिसाब से तो पता है, मेरा दिमाग तो क्या कहता है कि 2 पार्टिकल आएंगे, ऐसे टकराएंगे, तो ये इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुई, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हुई, तो ये वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. तो ऑब्लिक कैसे सर? हमें तो समझ में ही नहीं आई आपकी ये बात. ऑब्लिक तो होना ही नहीं चाहिए, आप ऑब्लिक में क्यों करा रहे हो ये क्वेश्चन? लेकिन आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा कि टक्कर के बाद दोनों कहां चले गए हैं. अब अपनी बुद्धि लगाओ. अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो ये आपका जो दिमाग का है वो बताना कि ये पार्टिकल कहां मूव करेगा. रेस्ट वाला सर ये उसी दिशा में मूव करेगा जिस दिशा में इंपल्स मिला है. यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तुम ऐसे पड़े हुए हो एक जगह पर, आके तुम्हें एक धक्का देंगे, तुम आगे ही जाओगे ना. हाँ, अगर तुम चल रहे होते और हम इंपल्स ऐसा दे देते तो कहीं और जाते, वो बात अलग है, वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ तुम पड़े हुए हो और हमने तुम्हें धक्का दिया, तो तुम उसी जगह पे जाओगे ना जिस जगह पर तुम्हें, जिस डायरेक्शन में तुम्हें इंपल्स मिला है. तो इस पार्टिकल को जो इंपल्स मिला है ना, वो 45 डिग्री मिला है. इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमेंशन है ना सर, ये सेम नहीं, थोड़ा सा छोटा है. क्या है? ये थोड़ा सा छोटा है. तो जब ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे ना, हमें डायमेंशन की जानकारी दी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये एक बड़ा पार्टिकल और ये एक छोटा पार्टिकल, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल टेबल पे. दिस इज द इंपल्स, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो लेट्स ड्रॉ लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइक दिस. लाइन ऑफ इम्पैक्ट से अगर हम देखें तो पहला वाला पार्टिकल U1 से आया और दूसरा रेस्ट पर था. फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट से देखें तो पहला वाला पार्टिकल अपनी डायरेक्शन से 45 डिग्री बनाकर निकल गया, और दूसरा वाला पार्टिकल भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 45 डिग्री बनाकर निकल गया. दिस इज V2 एंड दिस इज V1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या मुझे शुरुआती एंगल पता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता. आपको शुरुआत में एंगल कितना था टक्कर से पहले, जब ये अप्रोच कर रहा था तब एंगल कितना था, ये नहीं पता है. बोलो अब क्या करें, अब तो फंस गए. एंगल पता होता तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग कंपोनेंट ले लेते और सॉल्व कर लेते. तो तुम्हें ये भी तो पढ़ाया है, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी. यही चलो, कंजर्व मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा तो हर जगह कंजर्व है ना मोमेंटम. लेट्स टेक नाउ x and y direction. This is x direction.
since there is no impulse along xy direction, momentum will remain conserved. Momentum of system remain conserved along it. क्लियर है क्या? अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसके अलोंग तो हम क्या लिख सकते हैं? फिर क्या दिक्कत है सर? ये रही हमारी बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन, ये रही आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन। आओ सर यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लें हम। दो कंपोनेंट ले लेते हैं सर। ये होगा v1x, ये होगा v1y। इसी की डायरेक्शन में आएगा v2x और इधर आएगा v2y। क्या मैंने 100% सही लिखा है डायग्राम? बोलो ना यार बच्चों, है? तो अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? m1 v1 इन x डायरेक्शन, m2 v2 m1 v1x। m1 है कितना? 10, 1 इंटू 10। m2 है 2 इंटू v2x पता नहीं है सर, लेकिन ये होगा v2 बाई रूट 2। m1 है 1 kg, v1 पता नहीं है, लेकिन ये v1 बाई रूट 2 ही होगा सर, हम श्योर हैं। तो क्या आ रहा है सॉल्व करने पे? v1 बाई रूट 2 2 टाइम्स ऑफ v2 इक्वल्स टू 10 रूट 2। ये आ रही है सर एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखें? y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, क्योंकि e की वैल्यू तो तुम्हें दी नहीं है इक्वेशन में, कोलिजन कैसा हो रहा है। y डायरेक्शन में क्या लिखोगे? m1। इनिशियली तो कोई भी मोमेंटम नहीं था क्योंकि सिस्टम y में चल ही नहीं रहा था, तो कोई मोमेंटम था नहीं। फाइनली भी y में कोई इंपल्स आया नहीं, तो मोमेंटम क्या होगा? m1 v1y माइनस m2 v2y। m1 v1y m2 v2y। यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया v2y, ये x है ना, v2y। तो अपन v2y को क्या लिख सकते हैं सर? v2y को आप लिख सकते हो v2 बाय रूट 2 m2 बाय m1। m2 है 2/1 v1 बाय रूट 2, तो रूट टू गया, तो v2 कितना आ रहा है? यहाँ से एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया रिलेशन? v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1। यहाँ पे पुट करो, ये भी v1x नहीं, क्योंकि x तो हमने कंपोनेंट ले लिया। तो v2 की जगह पे मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ v1, 4 v1 v1 10 रूट 2। ये यहाँ से लाए इक्वेशन। तो v1 बराबर कितना आ रहा है? 5 से डिवाइड होगा तो 2 रूट 2। क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? क्या वेलोसिटी आ गई? क्या इस बार मोमेंटम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंजर्व है? नहीं सर, इस बार मोमेंटम लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग कंजर्व कर सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में इम्पैक्ट थोड़ी आया है। इम्पैक्ट तो लाइन ऑफ इम्पल्स तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आया था, सब जगह थोड़ी आया था इम्पल्स। समझे? फटाफट लिखो। ठीक है, लिसन। सो दिस इज द सिचुएशन कि स्मॉल m पार्टिकल कैपिटल M नाम के एक प्लेन से टकरा जाता है,
जब टकरा जाता है तो टक्कर के बाद क्या होता है? टकराने के बाद में जब ये आगे मूव करेंगे तो हमें वेलोसिटी पूछी है, बताओ जल्दी, दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। तो प्रथम सही सॉल्व किए, गुड। आंसर देखते हैं। सर अगर हम ये क्वेश्चन ध्यान से देखें तो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। टक्कर के बाद ये सिस्टम ऐसा चलने लग जाएगा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से इनिशियली देखें तो एक पार्टिकल अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही आ रहा है m, और दूसरा रेस्ट पर है कैपिटल M। और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, दोनों मिलकर m प्लस स्मॉल m v वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कंजर्विंग मोमेंटम इन x डायरेक्शन, देखो यहां पे x डायरेक्शन में क्यों कंजर्व किया समझो। इस v वेलोसिटी का मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, ऐसे और ऐसे। अरे तो ये vx और ये vy, जैसे ही बॉल टकराएगी vy का एक इंपल्स जनरेट होगा नीचे, बोलो। जैसे ही बॉल टकराएगी धम्म से एक इंपल्स जनरेट होगा vy के कारण, वो इंपल्स नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा ना एन dt ऊपर की तरफ। लेकिन x का जो इंपल्स जनरेट होगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे भी कांटेक्ट हुआ है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो x डायरेक्शन का इंपल्स होगा वो कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा ना। अरे यार, अगर वो कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उसी डायरेक्शन में मोशन होगा ना। मतलब ऐसे समझो, वो कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा का मतलब कि एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आया कांटेक्ट में। जब टक्कर हुई थी तो यहाँ पे ये टक्कर हुई तो नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, इसके दो कंपोनेंट हुए nx और ny। तो ny तो ग्राउंड ने बैलेंस कर दिया, तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो पाया। अब यहां पर इस डायरेक्शन में हालांकि है तो ये सब इंटरनल है, तो ये सब इंटरनल फोर्स, लेकिन इनने मोशन करा दिया ना। तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कौन था, m v नॉट x था, और ये 0 था। यदि फ्रिक्शन होता तो ये पॉसिबल नहीं था अश्विन। यदि फ्रिक्शन होता तो हम इतनी बात नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ जाता ना सिस्टम पे। ठीक है, तो m v नॉट x प्लस 0, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m प्लस स्मॉल m, दोनों एक नई वेलोसिटी v से चलने लगे। तो v कितना आ गया, m v नॉट cos थीटा m इंटू स्मॉल m। गॉट इट एवरीवन? क्या हमें ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो बहुत कम चांसेस होते हैं नीट में पूछने के ऑब्लिक कोलिजन, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। अपने मॉड्यूल में भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, वंस अगेन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, है ना। हाँ थर्फ, बिल्कुल, एक बार अगर तुम फिर से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। Okay, this is all for today's class. Good night to everyone.